हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर हम चर्चा करेंगे एक शानदार टॉपिक पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैश रिलेटेड इशूज़ पे और नोट रिफंड जो रूल हैं, नोट एक्सचेंज पॉलिसी पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको भी लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करके बताइए। तो काफ़ी साथियों ने कमेंट किया। जी हाँ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से ये टॉपिक तैयार हो पाया, क्योंकि इस पर मेरे मटेरियल तैयार नहीं था। तो काफ़ी मेहनत करके ये मटेरियल लाए हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं हम कैश रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो एग्ज़ाम में आते हैं और नोट एक्सचेंज पॉलिसी पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। जो ज़्यादातर सवाल आता है उसमें पूछा जाता है कि आरबीआई जो है कितने रुपए तक के मैक्सिमम नोट जारी कर सकता है। जी हाँ, आरबीआई कैन इशू द बैंक नोट ऑफ मैक्सिमम ₹10,000। जी हाँ, आरबीआई जो है मैक्सिमम 10,000 तक का जो नोट है जारी कर सकता है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो 10,000 की नोट है जो इंडिया में जारी हुई थी। सबसे पहले इंडिया में जो ब्रिटिश राज में जो है वो 10,000 का नोट जारी हुआ था 1938 में, जिसको 1946 में डिमोनेटाइज किया गया था। उसके बाद ये नोट 1954 में जारी किया गया था और 1978 में मोरारजी देसाई जी के प्रधानमंत्री काल में फिर डिमोनेटाइज किया गया 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट को। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं उस समय की है। जी हाँ दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो 1 रुपये का नोट होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है वो कौन जारी करता है और उसमें किसके दस्तखत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 रुपये नोट जो है उसको करेंसी नोट बोलते हैं। द 1 रुपये नोट इज़ इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। जी हाँ, यहाँ वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। ये नोट जो दिख रहा है इसमें साइन भी वित्त सचिव के हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है वो भारत सरकार के फाइनेंस मंत्रालय द्वारा किया जाता है जारी, और इसमें वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। और बाकी जो नोट है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें गवर्नर ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके साइन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात थी। तो अब बात करते हैं कि जो कैश रिलेटेड जो कस्टमर सर्विस होता है, बैंक ब्रांचेस को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं। जी हाँ, ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड फॉलोइंग कस्टमर सर्विसेज। कैश रिलेटेड जो निम्नलिखित सर्विसेज हैं वो बैंक ब्रांचेस को प्रोवाइड करनी होती है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सबसे पहली सर्विस जो प्रोवाइड करनी है, टू इशू फ्रेश और गुड क्वालिटी नोट्स। जी हाँ, फ्रेश और गुड क्वालिटी के नोट पब्लिक में इशू करना, पब्लिक को भुगतान के समय जारी करना, ये पहली सर्विसेज है। दूसरी सर्विसेज है टू इशू कॉइन ऑफ ऑल डिनोमिनेशन ऑन डिमांड। जी हाँ, अगर मांग होती है कॉइन्स की तो वो जारी करना, वो पब्लिक तक पहुँचाना है, ये कस्टमर सर्विस में आता है। फिर आती है एक्सचेंज सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड एंड डिफेक्टिव नोट्स। ग्राहकों से सॉइल्ड नोट, म्यूटिलेटेड नोट और डिफेक्टिव नोट्स जो है एक्सचेंज करना, ये भी कस्टमर सर्विस में आता है। जो ग्राहक सेवा के रूप में जो देखी जाती है वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि कॉइन्स या नोट्स, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना, चाहे वो जमा ट्रांजैक्शन के तौर पे हो, ट्रांजैक्शन के तौर पे हो या वो एक्सचेंज के तौर पे हो, इनको एक्सेप्ट करना भी ग्राहक सेवा के आता है। एक्सेप्ट कॉइन्स एंड नोट्स आइदर फॉर ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज। जी हाँ, अगली सर्विस जो देनी पड़ती है कैश रिलेटेड वो ये बात है कि कोई भी बैंक ब्रांच जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता छोटे डिनोमिनेशन के नोट एक्सेप्ट करने से, काउंटर पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सर्विसेज हैं। नन ऑफ द बैंक ब्रांचेस शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स और कॉइन टेंडर्ड एट देयर काउंटर। जी हाँ, उनके काउंटर पर अगर कोई आता है तो वो मना नहीं कर सकता। तो ये सर्विसेज बैंकों को प्रोवाइड करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 58(2) के 28 संख्या के अनुसार कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने खोए गए, चुराए गए, कटे फटे, अपूर्ण नोट या जले हुए नोट के साथ ये वसूली का अधिकार नहीं रखता कि उसको पूरा पैसा वापस मिल जाए। रिजर्व बैंक से अधिकार नहीं रखता, लेकिन हाँ, अनुग्रह के आधार पर स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए अनुग्रह के रूप में रिजर्व बैंक उसके हिसाब से उसको मूल्य प्रदान करने के लिए उसको ये प्रावधान देता है इस एक्ट के तहत कि उसको मूल्य वापसी मिल सकती है। लेकिन वो अधिकार नहीं रख सकता कि मुझे, मेरे पास ये भारतीय मुद्रा के नोट थे और ये खो गए हैं तो मुझे उतना अधिकार रिजर्व बैंक से लेना, ये अधिकार नहीं है। ये जो धारा के तहत ये बात आती है कि उसको किसी प्रकार का वसूली का अधिकार नहीं है खोए गए, कटे फटे नोट और पुराने नोट के आधार पर। लेकिन अनुग्रह के आधार पर जो स्थिति परिस्थितियों को देखकर रिजर्व बैंक अनुग्रह के आधार पर उसके मूल्य उसको प्रदान करने का प्रावधान इस धारा के अंदर दिया गया रिजर्व बैंक के अधिनियम में।
जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं नोट रिफंड रूल्स के बारे में जो 2009 में आरबीआई ने जारी किया था। इसमें हम समझते हैं कि सॉइल नोट्स किसे कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चर्चा होगी सॉइल नोट की। तो सॉइल नोट किसे बोलते हैं? सॉइल नोट ऐसे नोट हैं जो उपयोग में आते आते, चलन में आते आते वो गंदे हो जाते हैं, थोड़े पुराने हो जाते हैं और नॉर्मल वियर एंड टीयर में वो कट हो जाते हैं और 2 पीस में कट हो जाते हैं, 2 पीस में कट हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई एसेंशियल पार्ट उसमें ख़राब नहीं होता, उसको बोलते हैं सॉइल नोट। जी हाँ, सॉइल नोट को इस तरह से समझा जाए तो बोलेंगे कि ए नोट विच इज़ डर्टी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर आर कट इनटू 2 पीसेज विदाउट मिसिंग एनी एसेंशियल फीचर इज कॉल्ड सॉइल नोट। जी हाँ, सामान्य चलन में अगर कोई नोट पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है या 2 पीस में कट जाता है, लेकिन उसके जो एसेंशियल फीचर है वो मिसिंग नहीं होते, तो उन्हें सॉइल नोट बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सॉइल नोट है, इसमें पूर्णतः भाग इसमें दिख रहे हैं इनके, लेकिन ये गंदे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं और हल्के से कटे हुए हैं, लेकिन कोई भी एसेंशियल पार्ट इसका गायब नहीं हुआ, तो ये सॉइल नोट की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं कि अब म्यूटिलेटेड नोट किसे बोलते हैं। जी हाँ, म्यूटिलेटेड नोट को बोलते हैं कटे फटे नोट होना। जी हाँ, म्यूटिलेटेड नोट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर जब किसी नोट का कोई पोर्शन ही गायब है या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में नोट कटा हुआ है तो उसको म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं। अगर 2 टुकड़ों में कटा है लेकिन कोई एसेंशियल फीचर मिसिंग नहीं है तो सॉइल नोट बोलते हैं, लेकिन एसेंशियल फीचर मिसिंग है, कोई पार्ट मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। ए म्यूटिलेटेड नोट इज ए नोट ऑफ विच ए पोर्शन इज मिसिंग और विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 पीसेस। जी हाँ, अगर कोई नोट जो है इस तरह से बनाया गया, 2 से ज़्यादा पीसेस को जोड़ के बनाया गया है, या उसमें कोई पोर्शन जो है मिसिंग है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह के नोट दिखाए गए हैं, यहाँ मिसिंग पार्ट हैं, तो इनको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। जी हाँ दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि मिसमैच नोट क्या होते हैं। जी हाँ, मिसमैच नोट ऐसे होते हैं अगर 2 अलग नोट अलग भाग होते हैं, दोनों के नंबर्स अलग हैं, डिफरेंट नोटों को जोड़ के बना दिया जाए एक नोट, तो उसको मिसमैच नोट बोलते हैं। जी हाँ, ए नोट कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग अ डिफरेंट नोट इज कॉल्ड मिसमैच नोट। ये भी म्यूटिलेटेड नोट का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें 2 नोट, आप चित्र में देख सकते हैं, 2 नोट को मिला के जोड़ के गया है और दोनों नोट के नंबर अलग अलग हैं, इसको मिसमैच नोट बोलते हैं। ए नोट कंस्ट्रक्टेड बाई 2 डिफरेंट नोट इज कॉल्ड मिसमैच नोट। आइए अब समझते हैं कि स्टार सीरीज नोट किसे बोलते हैं। स्टार सीरीज नोट, जी हाँ, आप समझ लीजिए, स्टार सीरीज नोट रिजर्व बैंक द्वारा बहुत सारे नए नोट जारी किए जाते हैं। उस नए नोटों में अगर रॉन्गली प्रिंटेड नोट हैं, अगर रॉन्गली प्रिंटेड नोट को बदला जाए किसी नोट में, तो उसको स्टार सीरीज नोट कहते हैं। नोट इशूड टू रिप्लेस रॉन्गली प्रिंटेड नोट इज कॉल्ड स्टार सीरीज नोट। ऐसे नोट जो गलत तरीके से प्रिंट हुए नोटों के बदले में जारी किया जाता है उसको स्टार सीरीज नोट बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देखते हैं, यहाँ स्टार लगा हुआ है इन नोटों में, और ये अभी फिलहाल 10, 20 और 50 के सीरीज़ में और 100 के सीरीज़ में स्टार सीरीज नोट जारी हुए हैं। तो ये आप स्टार सीरीज समझ सकते हैं कि रॉन्गली प्रिंटेड है, उसके बदले में अगर जारी किया गया तो स्टार सीरीज नोट। अब समझते हैं कि यहाँ पर इम्परफेक्ट नोट किसे बोलते हैं। इम्परफेक्ट नोट मतलब ये इस तरह के नोट हैं जो बुरी तरीके से जले हुए नोट हैं, बुरी तरीके से कटे हुए नोट हैं और वो इनसेपरेबल स्ट्रक्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे नोटों को हम इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं। अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो ऐसे नोट जो बुरी तरीके से कटे फटे हैं, जिनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा हो, जिनको अगर चिपक गए हैं तो स्ट्रक कर पाना मुश्किल हो रहा हो, ठीक करना मुश्किल हो रहा हो, इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट। नोट्स which have turned extremely brittle or badly bent, chaired or inseparably stuck up together and therefore cannot be withstand normal handling are called imperfect note। जिनको नॉर्मल हैंडलिंग नहीं, किसी को अगर आपके पास आ गया तो आप किसी को दे नहीं पाओगे, वो टुकड़े टुकड़े गिर जाएंगे, तो इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर में देख सकते हैं, अगर इनके टुकड़े मिल जाएं, इनको जोड़ा जाए तो कैसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, किसी को देना मुश्किल हो जाएगा, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट। तो यहाँ हमने चर्चा करी सॉइल नोट की, जो 1 से 2 टुकड़ों में हो लेकिन उसका कोई भाग मिसिंग ना हो तो उसको बोलते हैं सॉइल नोट। जो 2 से ज़्यादा टुकड़ों में हो और पोर्शन मिसिंग हो तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। फिर बोलते हैं मिसमैच नोट, 2 अलग अलग नोटों को जोड़ा जाए तो मिसमैच नोट, और अगर किसी रॉन्गली प्रिंटेड नोट के बदले नोट जारी किया जाए तो स्टार सीरीज नोट। और इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं अगर बुरी तरीके से कटे फटे हो, जिनको संभाल पाना मुश्किल हो, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि इनको एक्सचेंज कैसे किया जाए। तो सभी नोटों के लिए अलग अलग रूल्स है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सचेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर सॉइल नोट हो तो उसको किस तरह से एक्सचेंज करेंगे और क्या कस्टमर सर्विस रिजर्व बैंक के गाइडलाइन क्या है उनको समझते हैं। अगर आपके काउंटर में एक्सचेंज के लिए सॉइल नोट आते हैं, सॉइल नोट का मतलब क्या है, पुराने नोट हो गए, गंदे नोट हो गए, नॉर्मल उपयोग करते हुए अगर गंदे हो गए, वियर एंड टीयर हो गए,
और वो अगर 2 टुकड़ों में हुआ लेकिन कोई मेजर पोर्शन मिसिंग नहीं है तो सॉइल नोट बोलते हैं। अगर वो स्मॉल नंबर में एक्सचेंज के लिए काउंटर में आते हैं, ये तो सभी ब्रांचेस में एक्सचेंज की फैसिलिटी यहाँ पर देनी है, जैसे कि हमने कस्टमर सर्विस में बात करी। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है, कोई पर्सन आता है एक्सचेंज के लिए सॉइल नोट, तो काउंटर पे हम अधिकतम 20 नोट और उसकी वैल्यू 5000 है, पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर स्मॉल नंबर में मतलब 20 नंबर ऑफ पीसेस और उनकी वैल्यू 5000 है तो काउंटर पे हम सॉइल नोट जो है एक्सचेंज करके उनको दे देते हैं। सॉइल नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्मॉल नंबर में आता है 20 नंबर मैक्सिमम और 5000 के वैल्यू के कोई पर्सन लेके आता है, एक्सचेंज पर डे हो जाएगा। लेकिन अगर बल्क नंबर में लाता है 20 से ज़्यादा और 5000 से ज़्यादा वैल्यू के हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिसिप्ट देता है और उसकी डिपॉजिट जो है उसको बाद में करता है, डिपॉजिट जो उसको बाद में करता है। और अगर 5000 तक के है और 20 नोट है तो तुरंत एक्सचेंज कर देता है। 5000 से ज़्यादा और 20 नोट से ज़्यादा है सॉइल नोट तो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, उनको रिसिप्ट दे देता है और उसमें क्रेडिट जो है बाद में करता है। और वो क्रेडिट जो है मैक्सिमम 30 डेज़ में हो जाने चाहिए। जी हाँ, वो क्रेडिट जो है मैक्सिमम 30 डेज़ में होने चाहिए। ये सॉइल नोट की बात हुई। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट अगर काउंटर पे आए हैं और इम्परफेक्ट नोट आए हैं तो उनका एक्सचेंज कैसे होगा। तो अगर स्मॉल नंबर में म्यूटिलेटेड नोट आए हैं, म्यूटिलेटेड नोट का मतलब है कटे फटे नोट और 2 से ज़्यादा टुकड़ों में जिनमें पोर्शन मिसिंग है, तो उनमें अगर ये ब्रांचेस में आते हैं और स्मॉल नंबर में आते हैं, स्मॉल नंबर में आते हैं मतलब 5 पीसेस में आते हैं। अगर 5 पीसेस तक आया तो जो ब्रांच है, नॉन चेस्ट ब्रांच है, वो क्या करेगा, वो एजुकेट कर देगा। जी हाँ, उसका वैल्यू निकाल देगा, उसको निर्णय ले लेगा और उसका जितना वैल्यू बनेगा वो वैल्यू जो है वहाँ पर उसको हैंडओवर कर देगा, उसको दे देगा एज पर प्रोसीजर। बाद में बताऊंगा कि किस पोर्शन में कितना परसेंटेज बचाएगा तो कितना वैल्यू देना है। तो वो जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है नोट रिफंड पॉलिसी के हिसाब से ब्रांचेस से अगर 5 नंबर तक के अगर पीसेस नोट आते हैं म्यूटिलेटेड नोट तो वो ओवर काउंटर जो है नॉन चेस्ट ब्रांच भी उसको एजुकेट कर देगा। जो नियम लागू होता है वो नोट रिफंड रूल 2009 है, उसके आधार पर उसको एक्सचेंज वैल्यू पे कर देगा। दोस्तों, अगर म्यूटिलेटेड नोट बल्क में है मतलब वो नंबर ऑफ पीसेस 5 हैं और उनकी वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5000 है। नंबर ऑफ पीसेस 5 से ज़्यादा हैं लेकिन वैल्यू 5000 से कम है और ऐसा पर्सन आता है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो जो अमाउंट है वो पोस्टल से वो करेंसी चेस्ट ब्रांच में भेजे, करेंसी चेस्ट ब्रांच में भेज के उसका एक्सचेंज वैल्यू प्राप्त करे। तो इसके लिए करेंसी चेस्ट में उसका अकाउंट नंबर, नाम, ब्रांच नेम और IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह सब डाल दे और वो वैल्यू जो है एक्सचेंज होकर उसके खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा हो जाएगा। तो यहाँ 2 कंडीशन बात किए, अगर नंबर ऑफ पीसेस 5 है तो ब्रांचेस जो है नॉन चेस्ट ब्रांच भी एजुकेट कर देंगे, उसका वैल्यू जो है एक्सचेंज वैल्यू उसको दे देंगे। और अगर 5 पीसेस से ज़्यादा हैं और 5000 से वैल्यू कम है तो उसको एडवाइस करेंगे कि करेंसी चेस्ट, नियर बाई करेंसी चेस्ट में खुद ही चले जाए इन पर्सन, या तो फिर डाक से भेज दे, तो फिर पोस्टल से भेज दे तो उसका वैल्यू जो है एक्सचेंज होकर आ जाएगा। इन द सेंस मोर देन 5 पीसेस not exceeding rupees 5000 in value, the tendered should be advised to send such notes to nearby currency chest branch by insured post, giving his or her name, bank account details, account number, account branch name, IFSC code etc. or get them exchange there in person। जी हाँ, 5 नंबर तक अगर म्यूटिलेटेड नोट आता है तो नॉन चेस्ट ब्रांच भी कर लेंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा आता है, 5000 से कम आता है तो चेस्ट ब्रांचेस करेंगे या चेस्ट ब्रांचेस को डाक के माध्यम से मिलेगा। अगर 5000 से ज़्यादा के वैल्यू हैं, अगर 5000 से ज़्यादा के वैल्यू हैं तो रिजर्व बैंक के इशू डिपार्टमेंट को भेजना होता है, जो रीजनल ऑफिसेज हैं या इशू डिपार्टमेंट हैं तो उनको भेजना होता है डाक से, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही वो एक्सचेंज वैल्यू जो है वहाँ से एजुकेट होकर उनके खाते में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो म्यूटिलेटेड नोट, इम्परफेक्ट नोट भेजे गए हैं और नोट रिफंड रूल के अनुसार जो एक्सचेंज वैल्यू हैं वो उनके खाते में 30 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाने चाहिए रिसिप्ट ऑफ नोट्स के। जी हाँ, तो एक्सचेंज वैल्यू शुड बी क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ सेंडर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोट्स। नोट्स प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसके खाते में एक्सचेंज वैल्यू जो है क्रेडिट हो जाने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर नोट्स जो है एक्सचेंज के लिए आए हैं, अगर उनमें पे, पेड और रिजेक्ट का स्टैंप लगा है तो उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, उसको अच्छी कस्टडी में रखना चाहिए प्रिस्क्राइब ऑफिसर्स के, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो उसको अच्छे से कस्टडी में रखना चाहिए। जी हाँ, नोट्स बियरिंग पे, पेड, रिजेक्ट स्टैम्प शुड बी अंडर द कस्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब ऑफिसर टू अवॉइड मिसयूज़, क्योंकि ये उसका मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए उसको प्रिजर्व रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है, अगर नोट में कोई स्लोगन लिखा हुआ है, कोई पॉलिटिकल मैसेज लिखा हुआ है, जैसे बीच में चला था सनम बेवफा, ऐसा कुछ चला था शायद, है ना, तो ऐसे नोट स्लोगन लिखे हुए हैं या पॉलिटिकल
नारे लिखे हुए हैं, तो ऐसे नोट जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसको लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। जी हाँ, नोट्स बेयरिंग स्लोगन्स, पॉलिटिकल मैसेजेस एक्सेट्रा रिटन अक्रॉस इट सीजेस टू बी ए लीगल टेंडर आर द क्लेम ऑन सच नोट शुड बी रिजेक्टेड, विल बी रिजेक्टेड। जी हाँ, ऐसे नोटों के जो क्लेम हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं दोस्तों। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जानबूझ के कोई म्यूटिलेटेड नोट बना लिया, डेलिबरेटली कट कर दिया है, उसको गंदा किया गया है, टीयर किया गया है, तो जानबूझ के ऐसा लगता है कि अगर नोट को ख़राब किया गया है तो ऐसे नोट भी रिजेक्ट कर दिए जाने चाहिए एक्सचेंज के लिए। ये ऐसा नोट रिफंड रूल बताता है कि डेलिबरेटली कट नोट, द नोट्स विच आर फाउंड टू बी डेलिबरेटली कट, टॉर्न, अल्टर एंड टेम्पर्ड इफ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एक्सचेंज वैल्यू शुड बी रिजेक्टेड। अगर ये एहसास होता है, ये आभास होता है कि उसको जानबूझ के डेलिबरेटली कट किया गया है, अल्टर किया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, टॉर्न किया गया है, टेम्पर किया गया है, तो अगर ऐसा क्लेम आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सभी शाखाओं में एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा कि सॉइल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स एंड कॉइन आर एक्सेप्टेड एंड एक्सचेंज हियर, कि सभी शाखाओं में लिखा रहेगा कि हम कटे फटे गंदे पुराने नोट और कॉइन जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये जो है नोटिस बोर्ड में लिखा होना चाहिए। जी हाँ, अगली बात यह है कि अगर जो नोट्स बैंक एक्सेप्ट करती है उनका डिस्पोजल जो है वो उनके लिंक्ड करेंसी चेस्ट के माध्यम से किए जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ नोट्स एजुकेटेड एट बैंक ब्रांचेस थ्रू लिंक्ड करेंसी चेस्ट, उनके लिंक करेंसी चेस्ट के माध्यम से उनको डिस्पोजल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो नोट आपके काउंटर पे आएंगे, चाहे सॉइल नोट हो, म्यूटिलेटेड नोट हो, इम्परफेक्ट नोट हो, मिसमैच नोट हो, तो उनका जो एजुकेशन है वो कैसे करेंगे, उनका मूल्य जो है एक्सचेंज किस तरह से निर्धारित करेंगे, निर्णय कैसे लेंगे, उसके लिए क्लियर गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने दिया है आरबीआई के नोट रिफंड रूल 2009 के आधार पर। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये रिवाइज हुआ है 2018 में। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से नोट रिफंड हम लोग करेंगे, उसका एक्सचेंज वैल्यू किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, अगर सॉइल नोट आता है तो वो 100% वैल्यू में तो आप एक्सचेंज कर देते हैं। सॉइल नोट आया 100% वैल्यू, सॉइल नोट में इसलिए 100% रिफंड करते हैं क्योंकि सॉइल नोट में कोई पार्ट जो है मिसिंग नहीं है, गंदे हैं, पुराने हो गए हैं या 2 टुकड़े में हैं, लेकिन कोई पार्ट मिसिंग नहीं है, इसलिए पूरे 100% जो है वो एक्सचेंज वैल्यू रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें म्यूटिलेटेड नोट की और इम्परफेक्ट नोट की बात करेंगे, तो जब ये प्रेजेंट किए जाते हैं तो ये प्रेजेंट करने के बाद उसमें कुछ पोर्शन मिसिंग होते हैं, तो उनके मिसिंग पोर्शन और बचा हुआ पोर्शन कितना है उसको देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है कि इसमें एक्सचेंज वैल्यू कितना होगा। उसके लिए क्लियर गाइडलाइन दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, द वैल्यू ऑफ म्यूटिलेटेड नोट ऑफ लेस देन ₹50 डिनोमिनेशन में बी रिफंडेड इन फुल इफ द अनडिवाइडेड एरिया ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट एज स्पेसिफाइड इन द कॉलम नंबर 5। मतलब अगर 50 से कम के डिनोमिनेशन के नोट हैं और अगर उनका सिंगल लार्जेस्ट पीस जो 5 नंबर कॉलम में अभी मैं दिखाऊंगा, 5 नंबर कॉलम में जितना परसेंटेज है उसके आधार पर मिलेंगे तो उनको फुल वैल्यू रिटर्न कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो बिलो ₹50 के जो नोट हैं इनमें फुल वैल्यू मिलेगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, या तो फुल वैल्यू मिलेगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। अगर ₹1 का नोट है, ₹1 का नोट है, वैसे ₹1 का जो नोट देखा जाए तो वो तो 61 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, उसकी पूरी साइज़ जो है लंबाई चौड़ाई मिला के जो है 61 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। अगर वो 31 स्क्वायर सेंटीमीटर भी मिल जाए, लंबाई चौड़ाई मिला के 31 जो स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाए तो उसको 100% वैल्यू मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ₹2 का नोट है और अगर उसका बचा हुआ सिंगल पीस का जो एरिया है अगर वो 34 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसको 100% वैल्यू हो जाएगा, और अगर उससे कम है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ₹5 का नोट है, अगर वो 38 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर उसका हिस्सा बचा है लंबाई चौड़ाई मिला के तो उसको 100% वैल्यू मिल जाएगा। ₹10 का अगर पुराना नोट है और उसका 44 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसका 100% वैल्यू मिल जाएगा। ₹10 का अगर नया नोट है, महात्मा गांधी सीरीज़ के नए नोट हैं, तो वो 39 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर बचा है तो 100% हो जाएगा। अगर ₹20 के पुराने नोट हैं और 47 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर बचे हैं तो 100% हो जाएगा। और ₹20 के नए नोट हैं महात्मा गांधी सीरीज़ के, तो वो 41 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो 100% जो है वैल्यू इसको रिफंड कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इतनी बात तो समझ में आई कि अगर डिनोमिनेशन 50 से कम है और ये जो 5वें कॉलम में जो पोर्शन परसेंटेज दिखा है, लंबाई और चौड़ाई मिलाए को, लंबाई देखेंगे चौड़ाई देखेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। अगर वो एरिया इससे मैच होता है तो 100% वैल्यू आप उसको दे देंगे, अगर इससे कम हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। जी हाँ, इसमें हाफ वैल्यू नहीं होता है, इसमें फुल वैल्यू रिटर्न किया जाता है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पीस का जो साइज है वो 5वें कॉलम के अनुसार होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सरल तरीके से आपको समझ में आया हो गया। अब बात करते हैं कि जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट हैं
50 या 50 से ज़्यादा के नोट हैं तो उनमें किस तरह से नोट रिफंड किए जाते हैं, उसमें क्या परसेंटेज रहते हैं, उनमें कितना एरिया देखा जाता है, फुल वैल्यू के लिए कितना देखा जाता है। जब 50 से ऊपर की बात आती है तो उसमें दो वैल्यू होते हैं, या तो फुल वैल्यू रिटर्न किया जाएगा या हाफ वैल्यू रिटर्न किया जाएगा, और हाफ से भी नहीं आए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 50 से ज़्यादा के डिनोमिनेशन है तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया देखेंगे, हाफ वैल्यू भी और फुल वैल्यू भी। तो इसमें भी सेम एरिया देखा जाता है, जो बचा हुआ नोट है या दो नोट हैं, दो नोट को मिला गया है तो दोनों नोट अगर 40% से ज़्यादा हैं तो उनमें फुल वैल्यू दिया जाएगा। और अगर सिंगल लार्जेस्ट नोट का जो एरिया है वो कॉलम नंबर 4 और 5 के आधार पर दिए गए हैं तो उनको हम लोग हाफ वैल्यू देते हैं, और 5 में दिए हैं तो फुल वैल्यू देते हैं। चलिए इसको डिटेल तरीके से समझते हैं। इफ़ द क्लेम ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स ऑफ ₹50 एंड अबव डिनोमिनेशन कंसिस्टेंस ऑफ ए नोट कंपोज ऑफ 2 पीसेस ऑफ सेम नोट and the individually have an area equal to or more than 40% of the total area of the note in that denomination, then the claim may be refunded full value of the note। कहने का तात्पर्य, अगर दो नोट को मिलाया गया है और पोर्शन गायब है लेकिन दोनों नोटों में से 40% से ज़्यादा का है तो फुल वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा, और बाकी नोटों में जो है उनके एरिया के हिसाब से, स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया के हिसाब से उनको रिफंड किया जाएगा। चलिए ध्यानपूर्वक इसको समझते हैं। अगर 50 रुपये का पुराने नोट है, अगर 50 रुपये का पुराने नोट है और सिंगल लार्जेस्ट पीस जो उसका है 70% से ज़्यादा है तो फुल वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर 43% से ज़्यादा है, 43% से 70 तक है तो हाफ वैल्यू दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से 50 रुपये के जो नए MG सीरीज़ के नोट हैं, अगर वो 72% बचा है सिंगल लार्जेस्ट पीस तो उसको फुल वैल्यू पेड किया जाएगा, और अगर वो 36% से ज़्यादा बचा है तो उसको हाफ वैल्यू दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से 100 रुपये का नोट है, पुराना नोट है और 75 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसको फुल वैल्यू दिया जाएगा, और 46 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बचा है तो उसको हाफ वैल्यू दिया जाएगा। नए 100 के MG सीरीज़ नोट में देखिए 75% अगर सिंगल लार्जेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसको फुल वैल्यू दिया जाएगा, और अगर 38 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसको हाफ वैल्यू दिया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 200 रुपये का नोट है और वो 78 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर बचा है तो 100% दिया जाएगा, और अगर 39 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो हाफ वैल्यू दिया जाएगा। ठीक उसी तरह 500 रुपये के नोट हैं, अगर 500 रुपये के नोट हैं और 80 स्क्वायर सेंटीमीटर बचे हुए हैं लंबाई और चौड़ाई मिला के, तो आप देखिएगा उसमें 100% फुल वैल्यू दिया जाएगा, और अगर 40 स्क्वायर सेंटीमीटर बचे हैं तो हाफ वैल्यू दिया जाएगा। जो 2000 के नोट हैं उसका पूरा साइज लगभग 108-109 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो अगर उसमें 88 स्क्वायर सेंटीमीटर बचा है तो उसको फुल वैल्यू पेड किया जाएगा, और अगर 44 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा बचा हुआ है या इतना बचा हुआ है तो उसको हाफ वैल्यू दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा कि अगर 50 रुपये से नीचे के नोट हैं, मतलब 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक नोट हैं, में जो एरिया बताया गया 5वें नंबर कॉलम में उतना बचा है तो फुल वैल्यू पेड होगा, और अगर उतना नहीं बचा है तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन 50 से ऊपर के डिनोमिनेशन में ये देखा जाएगा कि फुल वैल्यू भी दिए जाएंगे, हाफ वैल्यू भी दिए जाएंगे। तो फुल वैल्यू के लिए कॉलम नंबर 4 और हाफ वैल्यू के लिए कॉलम नंबर 5 में जो बचे हुए नोट के हिस्से को, उसकी चौड़ाई और लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उसको स्क्वायर सेंटीमीटर में इससे मिलान करेंगे। अगर उतना होगा तो चौथे नंबर के हिसाब से कॉलम से होगा तो फुल वैल्यू दे दिया जाएगा, 5वें नंबर के हिसाब से कॉलम से होगा उसका एरिया तो उसको हाफ वैल्यू दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे कितना एक्सचेंज वैल्यू देना है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उतना एक्सचेंज वैल्यू दे दीजिए, उसमें पैड का सील लगा दीजिए, और अगर रिजेक्ट किए हैं तो रिजेक्ट का सील लगा दीजिए, और उसको डिस्पोजल आप कर दीजिए करेंसी चेस्ट में, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। दोस्तों चलिए बात करते हैं पेनल्टीज़ की, क्योंकि आप ग्राहक सेवा दे रहे हैं और ग्राहक सेवा में कुछ चूक हुई तो रिजर्व बैंक जो है पेनल्टी लेता है, और वो पेनल्टी कैसे होता है इस पर सवाल काफ़ी आ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसी पेनल्टी होती है, किस तरह के पेनल्टी लगते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर शॉर्टेज हो जाता है सॉइल नोट जमा करने जाते हैं, ये जो पेनल्टी है बैंकों को लगाई जाती है, तो सॉइल नोट में अगर शॉर्टेज आ गया और नोट जो है 50 तक है, शॉर्टेज इन सॉइल नोट एंड फॉर नोट्स अप टू ₹50 डिनोमिनेशन के नोट हैं तो उसमें पेनल्टी होता है ₹50 पर नोट एडिशन टू द लॉस। जितना लॉस हुआ है पर नोट 50 रुपये की पेनल्टी है। याद रखने वाली बात है कि अगर 50 रुपये तक का डिनोमिनेशन है और शॉर्टेज है सॉइल नोट में तो वो 50 रुपये पर पीस पेनल्टी है, और जो एडिशन जो लॉस है उसको तो भरना ही भरना है। चलिए दूसरी बात है, फॉर नोट ₹100 एंड अबव, अगर आज 100 से ऊपर हैं
तो उसमें जो पेनल्टी कितनी होगी, इक्वल टू द अमाउंट। मान लीजिए 100 रुपये का नोट मिसिंग है या शॉर्टेज है तो 100 रुपये पेनल्टी, और जो लॉस है वो भरना ही भरना है। और अगर 500 की मिसिंग है तो 500 रुपये पेनल्टी और 500 रुपये एडिशन भरना ही भरना है। जो शॉर्टेज होता है सॉइल नोट का, अगर बैंकें गई करेंसी चेस्ट में शॉर्टेज जमा करने तो उसमें जो पेनल्टी ली जाएगी, कैसे ली जाएगी वो देखते हैं कि शॉर्टेज ऑफ 100 पीसेज एंड एबव रेमिटेंस शैल बी डेबिटेड इमीडिएटली। अगर शॉर्टेज 100 पीस से ज़्यादा हो गया तो जो चार्जेस है, पेनल्टी है, वो तुरंत डेबिट कर दी जाएगी। लेकिन अगर 100 पीसेस तक अगर शॉर्टेज है तो उसको क्यूमुलेटिव रखा जाएगा और जब 100 हो जाएगा तब डेबिट की जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। अगर 100 से ज़्यादा की अगर शॉर्टेज है तो तुरंत डेबिट हो जाएगा, और अगर 100 से कम का है तो क्यूमुलेटिव आधार पर डेबिट होगा। जी दोस्तों, अगली पेनल्टी हम समझते हैं कि अगर सॉइल नोट के बंडल में म्यूटिलेटेड नोट पा गए। ये सॉइल नोट तो अब क्लियर समझ में आ गए कि गंदे और पुराने नोट हैं, ज़्यादा कटे फटे नहीं हैं, उसी में कटा फटा नोट आ गया जिसको म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं, तो पेनल्टी है ₹50 पर पीसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन। मतलब अगर सॉइल नोट के पैकेट में, बंडल में, पैकेट में अगर म्यूटिलेटेड नोट आ गया तो पर पीस जो है 50 रुपये की पेनल्टी है। ठीक है, अगर शॉर्टेज ऑफ सॉइल नोट है तो 50 रुपये की पेनल्टी प्लस एडिशन टू लॉस है, और 100 से ऊपर है तो जितना इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी है और एडिशन टू द लॉस है। लेकिन अगर सॉइल नोट के पैकेट में म्यूटिलेटेड नोट आ गया तो उसमें पर पीस 50 रुपये की पेनल्टी है। अगर चेस्ट ब्रांच है तो आरबीआई के गाइडलाइन का कंप्लायंस होना चाहिए। अगर आरबीआई के गाइडलाइन का कंप्लायंस नहीं होना है, जैसे नॉन फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी नहीं चल रहा है, नोट सॉर्टिंग मशीन नहीं काम कर रहा है, या करेंसी चेस्ट में बैंक के कैश और बैंक के डॉक्यूमेंट रख दिए गए हैं, इस तरह की अगर इरेगुलेटरी होती है, अगर इस तरह का नॉन कंप्लायंस होता है तो पेनल्टी लिया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा ₹5000 पर इरेगुलेटरी। 5000 पर इरेगुलेटरी जो है पेनल्टी ली जाएगी। और अगर रिपीटेशन होता है इरेगुलेटरी की तो 10,000 ली जाएगी और इमीडिएट पेनल्टी ली जाएगी। इसमें क्यूमुलेटिव नहीं होता है, जैसे ही इरेगुलेटरी पाया वो इमीडिएट ले ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं कि अगर बैंक ब्रांचेस द्वारा एक्सचेंज में कोई वायलेशन हुआ है, नोट एक्सचेंज पॉलिसी में कोई वायलेशन हुआ तो किस तरह की पेनल्टी होगी। तो क्या क्या वायलेशन हो सकता है एक्सचेंज में वो देख सकते हैं। देखिए, पहला है नॉन इशू ऑफ कॉइन्स। अगर ब्रांचेस जो है इशू नहीं कर रही है कॉइन जबकि उनके पास कॉइन है तो ये एक वायलेशन ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर रिफ्यूजल ऑफ एनी बैंक ब्रांचेस टू एक्सचेंज सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट, इम्परफेक्ट नोट, कॉइन। अगर वो एक्सचेंज नहीं कर रही है सॉइल नोट का, म्यूटिलेटेड नोट का, तो वही वायलेशन ऑफ एक्सचेंज हो गया। नॉन कंडक्ट ऑफ सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ चेस्ट ब्रांच। सरप्राइज वेरिफिकेशन चेस्ट ब्रांच का नहीं हो रहा है। सरप्राइज वेरिफिकेशन वो क्या बाई मंथली होता है नॉन अनकनेक्टेड के लिए, और जो कंट्रोलिंग ऑफिस के लिए 6 मंथली होता है, वो चेकिंग नहीं हो रहा है। फिर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स है, कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोअर डिनोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर डिटेक्शन ऑफ म्यूटिलेटेड नोट, काउंटरफिट नोट एंड रीइशूएबल पैकेट्स अगर पाए जाते हैं, अगर म्यूटिलेटेड नोट, रीइशूएबल नोट पाए जाते हैं तो ये जो है एक्सचेंज वायलेशन माने जाते हैं, वायलेशन इन एक्सचेंज पॉलिसी माने जाते हैं। तो इसमें क्या पेनल्टी होता है, देखिए ₹10,000 पर वायलेशन ₹10,000 है। और लैक्स जो पेनल्टी है वो मोर देन 5 वायलेशन, अगर 5 से ज़्यादा वायलेशन होता है तो 5 लाख रुपए का जो है वो पेनल्टी लगी जाएगी और पेनल्टी इमीडिएट ली जाएगी। देखते हैं इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो ये पेनल्टी लेवी करते हैं। तो इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जो डिसाइड करता है नेचर ऑफ इरेगुलेटरी या इरेगुलेटरी पाई गई है, इसको डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि इसकी पेनल्टी इतनी लगेगी, वो कौन है देखते हैं। ऑफिसर इंचार्ज इशू डिपार्टमेंट, मतलब टू डिसाइड द नेचर ऑफ इरेगुलेटरी विल बी द ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द रीजनल ऑफिस। जो रीजनल ऑफिसर रिजर्व बैंक के जो इशू डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है जो डिसाइड करता है कि ये वायलेशन हुआ है, ये इरेगुलेटरी हुआ है और इसमें इतना अर्थदंड लगना चाहिए, इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए, जो हमने अभी चर्चा की है। अब अगर दंड लग गया है तो हम अपील भी कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी को। और अपीलेट अथॉरिटी कौन है, आइए बात करते हैं। रीजनल डायरेक्टर ऑफ द रीजनल ऑफिस जो अपीलेट अथॉरिटी है। अपील कैन बी मेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ द करेंसी चेस्ट ब्रांच ऑफ द रीजनल डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिस कंसर्न विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेबिट। जिस तारीख से लेवी जो है पेनल्टी डेबिट की जाती है उस तारीख से 30 दिनों के अंदर जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिस है वहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिस के जो चेस्ट ब्रांच है लिंक्ड है, करेंसी चेस्ट है लिंक्ड है, उनके जो रीजनल ऑफिस है या तो उनके कंट्रोलिंग ऑफिस है वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिस को। और अपील इसमें इस तरह की अपील कभी सुनी नहीं जाएगी कि स्टाफ जो है नया है, अनट्रेंड है, लैक ऑफ नॉलेज है और गलती हो गई, इस तरह की जो अपील जो है वो सुनी नहीं जाती है। यहाँ पर बिल्कुल उस तरह की अपील जो है एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती। अभी पेनल्टी देखिए किस तरह की पेनल्टी हमें
किस तरह से सजगता से काम करना पड़ता है आप देखे होंगे, नहीं तो इतनी पेनल्टी जो है रिजर्व बैंक द्वारा लेवी की जा सकती है और डायरेक्ट डेबिट हो जाती है, और इसी से जुड़े हुए एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी हैं जो कस्टमर सर्विसेज, जिस तरह से हम चर्चा किए कस्टमर सर्विसेज, अगर ये कस्टमर सर्विसेज देते हैं तो बैंक ब्रांचेस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंसेंटिव्स भी हैं। तो चलिए इस चर्चा करते हैं कि इंसेंटिव क्या क्या हैं। सबसे पहला जो बात करेंगे, ओपनिंग ऑफ करेंसी चेस्ट। अगर कोई करेंसी चेस्ट ओपन करता है बैंक, और ऐसे एरिया में जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो वहाँ पर जो इंसेंटिव दिए जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल कॉस्ट में 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं तो उनको 100% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग जो है 50 लाख है, मतलब 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या मैक्सिमम 50 लाख। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम 50 लाख दिए जाते हैं, ये इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये इंसेंटिव तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, फिर उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी इंसेंटिव दिया जाता है। अगर कोई बैंक करेंसी चेस्ट ऑपरेट करता है और पॉपुलेशन वहाँ 1 लाख से कम है, तो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मिलता ही मिलता है 50% या मैक्सिमम 50 लाख, लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी 50% मिलता है 3 साल तक। जी हाँ, 3 साल तक 50% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 50% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है, वो 5 साल तक मिलता है। जी हाँ, तो ये इंसेंटिव में दिए जाते हैं करेंसी चेस्ट ऑपरेशन के लिए। अब बात करते हैं बैंक ब्रांचेस को क्या इंसेंटिव्स हैं, जो नोट एक्सचेंज करते हैं उसमें क्या क्या इंसेंटिव्स हैं। ब्रांचेस जो है नोट एक्सचेंज करते हैं, अगर एक्सचेंज आप नोट करते हैं और सॉइल नोट अप टू 50 डिनोमिनेशन है तो इंसेंटिव मिलता है ₹2 पर पैकेट, ₹2 पर पैकेट उसमें इंसेंटिव मिलता है। और एजुकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड नोट है, देखिए सॉइल नोट में तो 100% वैल्यू देते हैं, और एजुकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड नोट में क्या करते हैं, वो जो परसेंटेज कितना बचा है, स्क्वायर सेंटीमीटर कितना बचा है, उसके आधार पर 100 वैल्यू देना है या 50 देना है या रिजेक्ट करना है। अगर म्यूटिलेटेड नोट्स के लिए एजुकेशन करते हैं, निर्णय लेते हैं, एक्सचेंज वैल्यू प्रदान करते हैं, तो ₹2 पर पीस, ₹2 जो है पर पीस दिया जाता है। एक नोट का अगर म्यूटिलेटेड नोट एक्सचेंज करते हैं तो उनको एक नोट का ₹2 इंसेंटिव मिलता है। और अगर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन, तो ₹25 पर बैग देते हैं, प्रति बैग जो है ₹25 देते हैं, ये इंसेंटिव्स हैं। तो मोटे तौर पे करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि करेंसी चेस्ट में अगर बैंक ब्रांचेस वहाँ पर लेन देन करने जाती हैं, पैसा निकालने जाती हैं, जमा करने जाती हैं, तो किस डिनोमिनेशन में जमा होगा। तो ये बात करते हैं कि मिनिमम जमा जो है और निकासी जो है, मिनिमम उनका जो राशि होगा वो 1 लाख होना चाहिए और देर आफ्टर 50,000 के बंच में होना चाहिए। जी हाँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इनटू विड्रॉल फ्रॉम करेंसी चेस्ट विल बी ₹1 लाख एंड देर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ 50,000। जी हाँ, 1 लाख रुपए से जमा या निकासी होनी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 50,000 होनी चाहिए, ये करेंसी चेस्ट ऑपरेशन है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो कैश रेमिटेंस होते हैं, अगर 20 लाख से ज़्यादा और 50 लाख तक कैश रेमिटेंस हैं तो कम से कम एक आर्म गार्ड सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए साथ में। और अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 सिक्योरिटी आर्म गार्ड होने चाहिए। मतलब 20 लाख से 50 लाख तक कम से कम 1 सिक्योरिटी आर्म गार्ड होने चाहिए कैश रेमिटेंस में, और 50 लाख से ज़्यादा कम से कम 2, ज़्यादा हो सकते हैं 3-4 स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन कम से कम 2 आर्म गार्ड होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो कैश और नोट रिफंड रूल्स के बारे में हमने अभी चर्चा की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो से आपको एकदम से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि नोट किस तरह से एक्सचेंज किए जाते हैं। आज मोटे तौर पे हमने ज़्यादातर नोट एक्सचेंज पॉलिसी और नोट किस तरह के होते हैं उन पर बात करी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में भरपूर मदद करेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका ज्ञान बढ़ाया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वो बेल की बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैंने काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने अपना वादा निभाया क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए। अब मेरा भी एक निवेदन है आपसे कि एक बढ़िया सा लाइक दे दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट से मेरा हौसला अफजाई होता है। मैं फिर से बढ़िया सा वीडियो बना के आपके साथ लाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। आपके सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।